हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एडियो डॉट नेट। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस जो डेटाबेस के अंदर क्यूरीज जो चलती हैं वो किस फॉर्मेट में होती हैं, वो एसक्यूएल फॉर्मेट में होती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के बारे में होती हैं। और कितने टाइम्स के हमारे पास क्यूरीज हैं, चार मेन टाइप होती है हमारे पास: इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट। इंसर्ट का फॉर्म मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसका मतलब है अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स पड़े हुए हैं, एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, वो आपको वन बाय वन यहाँ पर लिखने पड़ेंगे और इसी तरह वन बाय वन आपको वैल्यू सेंड करनी है। कॉलम 1 के केस में वैल्यू 1 चलेगी, कॉलम 2 के केस में वैल्यू 2 चलेगी, कॉलम 3 के केस में वैल्यू 3 चलेगी। दिस इज द सिंटैक्स फॉर इंसर्शन स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं डिलीट की स्टेटमेंट होती है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है जी, वेयर का क्लॉज यहाँ पे देना लाजमी है। क्यों? अगर आप वेयर का क्लॉज नहीं देते और डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर देते हैं तो आपका जितना भी रिकॉर्ड टेबल में पड़ा होता है वो डिलीट हो जाता है। इसलिए वेयर क्लॉज लाजमी है कि किस रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अपडेट क्यूरी होती है, अपडेट टेबल नेम सेट यहाँ पे कॉलम 1 उसके इक्वल टू वैल्यू 1, इसी तरह कॉलम 2 कोमे के बाद एंड वैल्यू 2। और यहाँ पे वेयर का क्लॉज देना लाजमी है, अदरवाइज आपका पूरा डेटाबेस एक ही वैल्यू के साथ अपडेट हो जाएगा। देन उसके बाद आखिरी जो पॉइंट डिस्कार सेलेक्ट क्यूरी होती है। अब इसका मतलब ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी उस टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं वो आपने सारे के सारे डिस्प्ले कराने हैं। उसके बाद टाइप ऑफ डेटाबेसेस कौन कौन सी टाइप्स होती है हमारे पास? दो तरह की मेन टाइप्स होती है कि हमारे पास होती है इंटरनल होती है और हमारे पास एक्सटर्नल होती है। मैं सी शार्प की बात कर रहा हूँ, डॉट नेट। ये ओवरऑल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली सी शार्प से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। तो टाइप ऑफ डेटाबेसेस कौन कौन सी हैं? दो हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल कौन सी है कि जो विजुअल स्टूडियो के अंदर ही बिल्ट इन आता है, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस वर्जन कहते हैं या एक्सप्रेस एडिशन कहते हैं। और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल, जिसका नाम होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। कि आपने एक्सटर्नल एक एसक्यूएल सर्वर पड़ा हुआ है, उसको आपने मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू यूज़ करना है। हम देखेंगे कि दोनों तरीके से कैसे काम किया जाता है। इंटरनल के थ्रू कैसे डेटाबेस बनाया जा सकता है और एक्सटर्नल में हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो आज चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जो हमने लास्ट स्टेप काम किया था, जिस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस एल्गोरिथम को फुलफिल करते हैं। ठीक है जी, मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन करूँगा और हम उसी एप्लीकेशन को लेके चलेंगे जो कि मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर लॉगिन फॉर्म बनाया था। ठीक है, उसी एप्लीकेशन को यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, उसका नाम मैंने रखा था CMS। लेसन 14 था और उसका नाम था CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या था जी? लॉगिन फॉर्म था और लॉगिन फॉर्म जो है एक मेन फॉर्म था। मेन फॉर्म में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है जी, लेबल डाल लेते हैं। दिस इज अ स्टैटिक लेबल, इसको मैं सिर्फ कहता हूँ जी नेम चाहिए मुझे। देन जी टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं इसके ऊपर। नेम हो गया। उसके बाद इसका ईमेल ले लेते हैं। ईमेल आ गया। टेक्स्ट बॉक्स के भी नाम साथ साथ आप नाम देते जाएं। TXT नेम आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या होगा जी? TXT ईमेल हो गया। फिर मैं जी जेंडर ले लेता हूँ एक फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट इसका दे दिया मैंने, इट्स कॉल्ड जेंडर। जेंडर के अंदर दो रेडियो बटन मुझे डालने पड़ेंगे, डेट इज कॉल्ड मेल एंड फीमेल। ठीक है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। इसका नाम टेक्स्ट दे दें, डेट्स कॉल्ड मेल। और इसका जो नाम होगा डेट्स कॉल्ड ऑडियो मेल। ठीक है, इसका नाम दे दें जी ऑडियो फीमेल। इसी तरह इसका टेक्स्ट होगा डेट्स कॉल्ड फीमेल। ठीक है, जो रेडी बटन हो गए। अब हमने स्किल डाल लेते हैं, यूज़र की स्किल कौन कौन सी हैं। उसके लिए मैं चेक लिस्ट बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, लेबल यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा।
ठीक है, इसको मैं कहता हूँ स्किल या स्किल्स। उस स्किल के अंदर मैं डिफरेंट स्किल्स दे दूँगा अपनी, जो भी आपको पता है इस बारे में। लाइक मैं इसकी एडिट आइटम कर पाऊँगा, मैं कहूँगा मुझे C++ भी आती है, सी भी आती है, जावा भी है, C# भी है, VB एंड सो ऑन, और भी है, जितने भी आप लिस्ट हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेंड कर लें। स्किल्स भी डाल लिया आपने, और कौन सा जी रह गया, ड्रॉप डाउन भी डाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर कब बॉक्स, ताकि सारे कंट्रोल थोड़े से ना आपके साथ हैंडल हो जाए। ठीक है, दैट्स कॉल्ड, इसको कॉपी किया, प्रॉपर्टी पे गए, इसको मैंने किया दैट इज कॉल्ड कंट्री, और इस कंट्री को इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं जी, एडिट आइटम और कंट्री पाकिस्तान, इससे ठीक है, ये मैंने कंट्रीज दे दी। और मैं क्या लेता हूँ जी, इंसर्ट और डिलीट कराने के लिए दो बटन भी ले लेते हैं, इंसर्ट के लिए सॉरी। ठीक है, इसका मैंने टेक्स्ट दिया, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट। ठीक है, और उसका नाम मैंने दे दिया, दैट इज कॉल्ड BTN इंसर्ट। ठीक है, तो ये एक मैंने छोटा सा जो फॉर्म है आपके सामने वो मैंने बना दिया है। इसके कंट्रोल थोड़े से ठीक है जी, अलाइनमेंट करें थोड़ा सा, अपना जो इंटरफेस है वो अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है जी, मैंने इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, डिफरेंट वैल्यू यूजर्स ले, नेम, ईमेल, जेंडर, स्किल्स एंड कंट्री, और उसको इंसर्ट करें तो डाटाबेस में आपकी वैल्यू क्यों इंसर्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इस बटन के पीछे कोड करते हैं, एक स्ट्रिंग हम नेम ले लेते हैं वेरिएबल, और txt नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, फिर स्ट्रिंग ईमेल था उसका, txt email डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं यूज़र से ले रहा हूँ और वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ। फिर हमारे पास स्ट्रिंग जेंडर था, अब स्ट्रिंग जेंडर को एक रेडियो बटन के थ्रू करना है, तो रेडियो बटन के क्या करूँगा मैं, RDO मेल डॉट चेक्ड। अगर तो मेल चेक्ड है तो उसका मतलब है कि आपका जो जेंडर है वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, ऐसे आपको पॉपुलेट करना पड़ेगा। एल्स इफ अगर आपके पास RDO फीमेल डॉट चेक्ड है तो आपके पास जो जेंडर आएगा वो क्या आएगा, फीमेल। ठीक है, और आप चाहते हो कि यार रन जब भी आपका फॉर्म चले बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक सिलेक्टेड हो तो वो भी कर सकते हैं आप। मैं इस रेडियो बटन को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होगी चेक्ड के नाम से, वो उसको ट्रू कर दें, आप इसको ट्रू कर दें, तो जब भी आपका फॉर्म चलेगा तो मेल जो प्रॉपर्टी है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगी, तो उसमें से आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली। अब नेक्स्ट 4 है जी, इन्फॉर्मेशन लेनी मैंने स्किल्स की, स्किल्स है, इसको मैंने एक एम्प्टी से रिप्रेजेंट कराया। क्यों, अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक लिस्ट बॉक्स है पूरा का पूरा। ठीक है, चेक लिस्ट बॉक्स। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें कौन कौन सा उसने सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब भाई आपको एक लूप चलानी पड़ेगी, जिस लूप के थ्रू आप चेक करेंगे 1 बाय 1, अच्छा यार ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, तो उसके थ्रू आप वैल्यू ले सकते हैं और एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं। तो मैं लूप लगाता हूँ जी, फॉर ईच लूप, या फॉर लूप लगा लें, सिंपल फॉर लूप लगाएं, इंटीजर i इक्वल टू 0 एंड i इज़ लेस देन, क्या होगा जी, इसका मैंने नाम अगर नहीं दिया तो आप इस कंट्रोल का नाम भी दें। ठीक है, नहीं दिया हुआ तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड CHK स्किल्स। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन का नाम भी दें आप। ठीक है, CBO कंट्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इधर, CHK था, स्किल्स डॉट चेक्ड आइटम्स। ठीक है, चेक्ड आइटम्स डॉट काउंट i++। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, चेक जो आइटम, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो चेक करेगा कितने चेक्ड आइटम है। अगर आपने 2 किया तो ये लूप 2 दफ़ा चलेगी, अगर आपने 3 सेलेक्ट किए हुए तो ये लूप 3 दफ़ा चलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्किल्स इक्वल टू स्किल्स प्लस CHK स्किल्स डॉट चेक्ड आइटम्स, और उसके अंदर i सेंड करूँगा, डॉट टू स्ट्रिंग कर दूँगा।
तो जो भी एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं अगर चेक करता हूँ मैसेज बॉक्स में डाल के कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही कैसे आ रही है स्किल के अंदर, यहाँ पे मैं स्किल डाल देता हूँ। ठीक है जी, मैं ज़रा इसको इन्फॉर्मेशन को चलाते हैं। आपके पास सारी बात लॉगिन फॉर्म आएगा क्योंकि ये मैंने लॉगिन वाला फॉर्म चला रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो पासवर्ड यूज़र नेम था इमरान था और पासवर्ड एडमिन था। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। अब आप चाहते हैं कि सेंटर स्क्रीन में आए तो वो आप कर सकते हैं कि इस फॉर्म की जो स्टार्ट पोजीशन है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं पहले चेक कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इशू है कि जब मैं जावा पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं होता जब तक दोबारा मैं क्लिक ना करूँ। दूसरी दफ़ा क्लिक करूँगा तब ये जाके सिलेक्ट होगा। इसकी भी मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ कैसे इसको सेट किया जा सकता है कि एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो क्लिक हो जाए। मैं सेट पे कराता हूँ। आप देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है C++, और जावा सारा कट्ठा मिला आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बीच में कॉमा आ जाए, C++ आए, फिर कॉमा आए, फिर C आए, फिर कॉमा आए, फिर जावा आए, इस तरह इन्फॉर्मेशन आए। तो वो कैसे होगा कि मैं एट द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट मैं डालता हूँ G++ कॉमा। ठीक है, अब क्या होगा जी, कॉमा से सेपरेट हो जाएगा पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका। प्लस मैं जो चीज़ मिस थी, फॉर एग्जांपल इसकी एक प्रॉपर्टी है चेक ऑन क्लिक को मैं ट्रू कर देता हूँ। अब ये करेगा सिंगल क्लिक पे ऊपर उसको सिलेक्ट कर लेगा। पहले मैंने कहा डबल क्लिक करता था फिर जाके होता था वो। इसको मैंने अब एक दफ़ा क्लिक किया है, देखें जी सिलेक्ट हो गया। इसको एक दफ़ा क्लिक किया सिलेक्ट हो गया। मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है C++ कॉमा C और फिर कॉमा आ रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जो आखिर में जो कॉमा आ रहा है ये ना आए, तो इसको मैं कैसे ख़त्म करूँगा। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रिम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, स्किल्स इक्वल टू स्किल्स डॉट ट्रिम। ठीक है जी, ट्रिम किस ट्रिम करना चाह रहे हैं जी, मैं कहता हूँ जो आखिर में जो कॉमा है वो ट्रिम हो जाए, आखिर वाला। अब मैं दोबारा से देख लेते हैं इसको चला के कि हमारा जो लास्ट में जो कॉमा आ रहा था वो रिमूव हुआ या नहीं। C++ जावा 3 कर लेते। अब देखें C++ आ रहा है, कॉमा आ रहा है, C फिर कॉमा फिर जावा, इसके बाद कोई कॉमा नहीं आ रहा क्योंकि आखिरी जो कॉमा था वो मैंने ट्रिम के थ्रू ख़त्म कर दिया। सही हो गया। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन हमारी ठीक होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हम कंट्री लेते हैं, स्ट्रिंग कंट्री, वो आता है CBO कंट्री डॉट टेक्स्ट के थ्रू आप ले सकते हैं वैल्यूज़ की। अच्छा, अब जो कम्बो बॉक्स है ना ये वाला, जब मैं उसको रन करता हूँ ये कम्बो बॉक्स आ रहा है मेरे पास एडिटेबल है। ठीक है जी, मैं इसकी बात करूँ, इसके ऊपर मैं कुछ लिख सकता हूँ। दिस इज़ द एडिटेबल कम्बो बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, यहाँ पे यूज़र लिख ना सके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो चूज़ कर सके। तो उस मकसद के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस फॉर्म पे जाऊँगा और इसकी प्रॉपर्टी है डेट इज़ ड्रॉ मोड, ये ड्रॉप डाउन स्टाइल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ड्रॉप डाउन स्टाइल। इस ड्रॉप डाउन स्टाइल में मैं कहता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दे इसको। अब मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दिया तो इसका देखें कंट्रोल चेंज हो गया। अभी दिस इज नॉट एडिटेबल। अब मैं इसको रन करके देखते हैं, देखें दिस इज नॉट एडिटेबल। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपकी लिस्ट खोल जाएगी आप। ठीक है, तो इसी तरह आप कम्बो बॉक्स को आप एडिटेबल भी बना सकते हैं, प्लस उसको स्टैटिक या फिक्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन, ये फिक्स्ड है। ठीक हो गया, अब ये भी बात सही होगी। अब हमारा पास जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो डिज़ाइन पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस डिज़ाइन पर्पस में जो इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स ले रहा है वो डेटाबेस में सेव हो। तो जो हम इस वीडियो के अंदर जो एग्जांपल कर रहे हैं वो हम इंटरनल डेटाबेस को लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया, ऐड न्यू एटम, और यहाँ से डाटा को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से ये सर्विस बेस्ड डेटाबेस है, इसको मैं लिखना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी कस्टमर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय DB डेटाबेस है। तो आप पोस्ट फिक्स लाजमी लगाएं, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करें तो उसका पोस्ट फिक्स लाजमी लिखें DB के नाम से। तो ये है एम्प्लॉय DB। आप इसको कर दें ऐड, ठीक है। तो आपके पास ये एम्प्लॉय DB यहाँ पर बन गया। अब इसको क्या करें, इसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाएं, इसकी सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है ना कॉपी और टू आउटपुट डायरेक्टरी, इसको आप कर लें जी कॉपी इफ़ न्यूअर। ठीक है, एक तो ये आपने करना है लाजमी। उसके बाद इसको दोबारा से क्लीन करें और यहाँ पे इसको कर दें बिल्ड। ठीक हो गया। फिर आप एम्प्लॉय पर डबल क्लिक करें तो ये आपके पास एक ये जो डबल क्लिक करेगा तो आप सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर ये चीज़ ओपन हो जाएगी।
ठीक है। अब सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर आपके पास जो डेटाबेस है वो ओपन हो गया। अब इसके डिफरेंट फोल्डर्स हैं। फोल्डर में टेबल को क्लिक करता हूँ, टेबल के अंदर कोई टेबल नहीं आ रहा क्योंकि बनाया ही कुछ नहीं अभी, सिर्फ मैं डेटाबेस बनाया है। अब मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ जी, ऐड न्यू टेबल। ठीक है, ये आपको डिज़ाइन देता है विजुअल स्टूडियो के अंदर, उसके थ्रू आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये मेरे पास इंटरफेस खुल गया टेबल का। यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर है, बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने आईडी दी हुई है, उसको प्राइमरी की भी बनाया। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की ना होती, ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर दोबारा सेट प्राइमरी की कर सकता हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नीचे ये स्ट्रक्चर खुद ब खुद बन रहा है। देखिए नीचे एसक्यूएल का स्ट्रक्चर खुद ब खुद बन रहा है। यहाँ पे डिज़ाइन है, आप डिज़ाइन में कोडिंग करते जाएँ, नीचे वो एसक्यूएल खुद बनाता जाएगा। ठीक है। जब भी आपका टेबल खुले तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने उसका नाम चेंज लाजमी करना है। फॉर एग्जांपल ये किसकी इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है ये टेबल, मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉई की। आप सीधा सीधा जहाँ पर टेबल लिखा है वहाँ भी एम्प्लॉई लिख दें। फिर उसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जी, मैं कहता हूँ जी नेम इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा है, डेट्स कॉल्ड वारचार। ठीक है जी। उसके बाद ईमेल है, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड वारचार। फिर उसके बाद क्या है था जेंडर था। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड वारचार। ठीक है, वारचार इसको कम कर सकते हैं, मैं कहता हूँ 10 कर लें इसकी जो साइज़ है। फिर उसके बाद जी क्या है स्किल थी हमारे पास, स्किल्स, ये भी वारचार है, इसको 50 कर लें। फिर हमारे पास क्या आ जाए, कंट्री आ जाता है। ठीक है, ये भी वारचार में। तो ये डिफरेंट आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी। अच्छा, अब फॉर्म के ऊपर आईडी तो नहीं थी कि आईडी थी, आईडी नहीं थी, तो हम जो प्राइमरी की है इस टेबल की, उसको हम कहते हैं जी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। ऑटो इंक्रीमेंट तब होगी जब उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। ये बात याद रखिएगा, इंटीजर डाटा टाइप भी ऑटो इंक्रीमेंट हो सकती है और कोई डाटा टाइप ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो सकती। तो हम इस पर्पज़ क्लियर करेंगे, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी में जाऊँगा और उसकी प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन जो आ रहा है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, उसके नीचे इज आइडेंटिटी है, इसको मैं फॉल्स से ट्रू कर दूँगा। जो मैं फॉल्स से ट्रू करूँगा, अब जब भी नया रिकॉर्ड आएगा तो पहले होगा इंसर्ट होगा, तो उसकी जो आईडी में जाएगी वैल्यू डेट का 1 जाएगी। दूसरा रिकॉर्ड आएगा तो आईडी हो जाएगी 2, तीसरा रिकॉर्ड आएगा आईडी होगी 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब जो 1 2 3 ये सीक्वेंस कौन देख रहा होता है, ये देख रहा होता है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और आइडेंटिटी सीड। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि 1 करना है इंक्रीमेंट, ये 2 का। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2 कर दूँ तो सबसे पहले रिकॉर्ड आएगा 1। ठीक है, अगली दफ़ा जब रिकॉर्ड आएगा तो आईडी में पे पड़ा होगा 3, इस तरह 5 7 9, इस तरह सो ऑन बढ़ता जाएगा। ठीक होगा, ये आप इंक्रीमेंट दे सकते हैं, कितना इंक्रीमेंट हर दफ़ा हो। उसके बाद आइडेंटिटी सीड, सीड का मतलब ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपने अपनी जो आईडी है, अपनी आईडी की जो वैल्यू है, कहाँ से स्टार्ट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1000 दे दूँ, ठीक है, 1000 का मतलब क्या है कि जब पहले एंट्री आएगी उसका रिकॉर्ड होगा 1000, अगली जो एंट्री आएगी उसका रिकॉर्ड होगा 1001, फिर आगे 1002 1003 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है जी, ये है जी आइडेंटिटी इंक्रीमेंट एंड आइडेंटिटी सीड। अच्छा जी, अब आपने टेबल बना ली, यहाँ पे आप कंट्रोल एस के साथ या इस जो सेव लिखा हुआ है, ये तो सेव नहीं होगा ऐसे रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में सेव नहीं होगी वैल्यू। आपने यहाँ पे जो बटन है आ रहा होगा अपडेट, उस पर क्लिक करना है। अब मैं करता हूँ अपडेट, अपडेट टू डेटाबेस। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हुई अब। ठीक हो गया। अब आपका टेबल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आप दोबारा से अपने सोल्यूशन को क्लीन करें और बिल्ड करें। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इंसर्ट के पीछे अपना सारा का सारा कोड करना है। कौन सा कोड, डेटाबेस का कोड, डेटाबेस कोड करना है यहाँ पे हमने। अच्छा, अब डेटाबेस कोड करने के लिए मैंने कहा था कि 4-5 स्टेप्स हैं, वो आप अगर फॉलो करें तो आपका काम हो जाएगा। तो सेम वही स्टेप्स यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे 1 बाय 1। ठीक है जी। पहला स्टेप जो मैंने बताया था, डेट्स कॉल्ड नो अबाउट द डेटाबेस पाथ फॉर कनेक्शन। ठीक है जी। अब डेटाबेस का जो पाथ का कनेक्शन है देने के लिए जो क्लास यूज होगी, वो कौन सी क्लास यूज होगी, डेट्स कॉल्ड एसक्यूएल कनेक्शन। अब मैंने एसक्यूएल कनेक्शन किया, वो एरर दे रहा है स्टिल के दिस टाइप इज नॉट अवेलेबल इन जो सी शार्प। तो इस एसक्यूएल कनेक्शन को यूज़ करने के लिए जो नेम स्पेस मैं ऐड करूँगा, डेट इज़ कॉल्ड यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ आपकी जो ये क्लास है वो नीली हो चुकी है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा CONN इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब वो क्या कह रहा है, एसक्यूएल कनेक्शन ये जो हम क्लास यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर डेटाबेस का पाथ देना है। डेटाबेस का पाथ कहाँ देना है, इस जगह पे, दिस वन। ठीक है, अब डेटाबेस का पाथ कैसे मिलेगा आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एसक्यूएल सर्वर एक्सप्लोरर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है, सर्वर एक्सप्लोरर। ठीक है, उसकी तरफ गए आप
अब आपने ये टेबल बनाया हुआ है एम्प्लॉय DB, इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी में जाएं। और प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी खुल गया आपके पास। इधर एक प्रॉपर्टी नेम होगा, डेट इज कॉल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से आप कॉपी कर लें। जब कॉपी कर लें और यहाँ पे आके इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें, दिस वन। अब बीच में ये डबल कोटेशन आ रहा है, इसको यहाँ से रिमूव करना पड़े। एक डबल कोटेशन यहाँ से रिमूव करें और एक आप यहाँ से इसको रिमूव करें ऐसे। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं फिक्स्ड पाथ दे रहा है कि सी यूज़र इमरान आसिफ डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो फलाना 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 फलाना, ये सारा का सारा ये पाथ दे रहा है जो कि बिल्ट इन पाथ है, जो कि मेरे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है। अगर इसी प्रोजेक्ट को मैं किसी और कंप्यूटर पे लेके जाऊंगा तो वहाँ नहीं चलेगा डेटाबेस। क्यों? क्योंकि इसको पाथ ही नहीं मिलेगा ये वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो डेटाबेस है हमेशा अटैच रहे आपकी फ़ाइल के साथ, हमेशा आप जहाँ भी लेके जाएं आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे रन हो, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, डाटा डायरेक्टरी का एक एट्रीब्यूट होता है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं आप। ठीक है, वो कैसे यूज़ करते हैं, आप सिंगल लाइन्स डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डाटा डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे डबल डाल दें इसको, सिंगल के साथ मसला कर रहा था इसलिए आपने डबल कर दिया इसको। तो डाटा डायरेक्टरी कर लिया, अटैच फाइल, और यहाँ पे भी आपको डबल देने की ज़रूरत लाइन है। अगर आप चाहते हो डबल ना दें, फॉर एग्जाम्पल इधर पे डबल नहीं देता और यहाँ पे भी डबल लाइन नहीं देता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग के साथ आप @ डाल दें। जब @ डाल दिया तो सारी जो स्ट्रिंग है उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब आपने ये पाथ दे दिया, पहला स्टेप तो आपने फिल कर लिया यूजिंग कनेक्शन स्ट्रिंग। अब जो डेटाबेस का जो पाथ है डॉटनेट की फ्रेमवर्क, डॉटनेट ज़ुबान में उसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा जी डेटाबेस का जो पाथ होता है उसको क्या कहते हैं टेक्निकली ज़ुबान में, आपको उसको कहेंगे जी कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग ही जो होती है जिसके अंदर आप डेटाबेस का पाथ पड़ा होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था जी ओपन द कनेक्शन। अच्छा जी, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप ओपन द कनेक्शन, CUN.open, ये आप ओपन कर दिया। ठीक है जी, अगला स्टेप देखते हैं जी क्या है, राइट द क्यूरी स्ट्रिंग। अच्छा जी, तीसरा स्टेप आ गया, राइट द क्यूरी स्ट्रिंग क्यूरी। अब जाहिर बात है मैं फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस में सेव कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मुझे इंसर्ट वाली स्टाम्प पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो लिखूंगा जी इंसर्ट इनटू, फॉर एग्जांपल डेटाबेस टेबल का नाम था एम्प्लॉई, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम जा रहे हैं जी, नेम जा रहा है, ईमेल जा रहा है, जेंडर है और स्किल्स है, और क्या था जी कंट्री। अब ये याद रख लीजिएगा कि स्किल्स था कि स्किल, क्योंकि आपके जो कॉलम है वो सेम होने चाहिए जो भी आप रखो। स्किल्स आ गया, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे देने के पास वैल्यूज़ आते हैं। ठीक है जी, अब वैल्यू क्या है, अब नेम क्या है स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर, इसका मतलब सिंगल कोड तो आपको लगाने पड़ेंगे लाजमी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी अली है, फिर उसके बाद ईमेल भी स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोड लगाएं ali@gmail.com, फिर कॉमा, फिर हमारे पास क्या है जेंडर है वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में है तो उसको भी सिंगल में लिखें और यहाँ पे लिख दें जी मेल, फिर कॉमा, फिर ये आप सिंगल कोड लगाएंगे। स्किल भी स्ट्रिंग फॉर्म में या वार में है तो आप उसको क्या कर लेंगे, स्किल्स जो भी आपने C++ सेलेक्ट की है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद कंट्री भी आपकी स्ट्रिंग फॉर्म में है, वो भी आप सिंगल कोट लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पाकिस्तान। अब ये जो मैंने लिखी है पूरी क्यूरी, दिस इज द हार्ड कोडेड वैल्यू, हार्ड कोडेड मतलब मैंने खुद से यहाँ पे दे रहा हूँ वैल्यू, यहाँ पे खुद तो नहीं, जारी बात है अब यूज़र जो फॉर्म में वैल्यू दे रहा है वो यहाँ पे आनी चाहिए, वही इंसर्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर इसको फॉलो करूँगा, मैं डबल जो सिंगल कोट है इसको रिमूव नहीं करूँगा। सिंगल कोट जो है क्यूरी के साथ जाएंगे। अब मैं क्या करना है कि सिंगल कोट आए, उसके बाद वेरिएबल यहाँ पे अटैच करना था तो मैं प्लस डबल कोटेशन डालूंगा, प्लस प्लस लिखूंगा और डबल कोटेशन दोबारा डाल दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा नेम, दिस वन। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक एक जो स्टार्ट से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग बनती है, उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने बीच में एक वेरिएबल को कंकैटिनेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रिंग को वहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा और प्लस प्लस लगाना पड़ेगा, वेरिएबल दोबारा लिखना पड़ेगा और दोबारा से स्ट्रिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसी तरह आगे चलते हैं। इसको मैं ख़त्म करता हूँ जी, उसके लिए लिखता हूँ डबल कोटेशन प्लस प्लस डबल कोटेशन, यहाँ पे क्या आएगा जी हमारे पास ईमेल आ जाएगा। जेंडर है जी, इसको फिर मैं ख़त्म करूँगा डबल कोटेशन प्लस प्लस फिर डबल कोटेशन, यहाँ लिख दूँगा जी जेंडर। अच्छा जी, C++ को ख़त्म किया मैंने, यहाँ पे डबल कोटेशन प्लस प्लस फिर डबल कोटेशन, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या जी स्किल्स। अच्छा, फिर मैंने यहाँ से पाकिस्तान को ख़त्म किया, डबल कोटेशन प्लस प्लस डबल कोटेशन और यहाँ पे लिख दिया मैंने कंट्री। ठीक है जी, तो इस तरह मेरी एक क्यूरी पूरी होगी, ये मैंने आपकी क्यूरी यहाँ पे एक्सिक्यूट कर दी। चौथा स्टेप क्या है, टू परफॉर्म दी
क्यूरी यही था नहीं स्टेप, दोबारा देख लेते हैं। हाँ जी, एक्सिक्यूट दी क्यूरी। एक्सिक्यूट दी क्यूरी करने के लिए मैं यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड का मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि कौन सी कमांड है यहाँ पे, इंसर्ट की कमांड है। तो मैं लिखूँगा जी एसक्यूएल कमांड, cmd इज इक्वल टू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, ये क्लास यूज़ करूँ। इस क्लास के अंदर दो चीज़ें जाती हैं, एक तो क्यूरी जाएगी और एक कनेक्शन जाएगा। ठीक है जी, क्यूरी कौन सी, जो मैंने ऊपर लिखी है, डेट्स ए क्यूरी वेरिएबल। ठीक है जी, क्यूरी जो वेरिएबल मैंने लिखा हुआ है ये इंसर्ट होगा, डेट्स क्यूरी वेरिएबल। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वो आपने करना है, और कहाँ पे जाके करना है, किस डेटाबेस में जाके करना है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, कनेक्शन के जो मैंने बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट CONN, वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है, कि कौन सी क्यूरी ने किस डेटाबेस में जाके सेव होना है, या इंसर्ट होना है, डिलीट होना है, अपडेट होना है, या सिलेक्ट होना है। ठीक है, इसके थ्रू। अच्छा, उसके बाद चौथे स्टेप में रहते हुए cmd डॉट एक्सिक्यूट नॉन क्यूरी, ये मेथड क्या करेगा, इस क्यूरी को एक्चुअली एक्सिक्यूट कराएगा। वहाँ तो आपने बता दें कि ये क्यूरी यही है और कलेक्शन ये है, अब क्यूरी को एक्सिक्यूट भी तो कराना है। ठीक है, और आखिरी स्टेप क्या था, अब जारी बात है ये कौन सी कमांड है, इंसर्ट कमांड है, तो हम इसमें छोटा स्टेप है वो तो इग्नोर हो जाएगा। अब पांचवा स्टेप था क्लोज द कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन डॉट क्लोज कर दिया आपने। ठीक है जी, अब यहाँ पे इंसर्ट तो हो रहा है, लेकिन यूज़र को नहीं पता चल सकता कि वाकई इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, क्योंकि एक्सिक्यूट नॉन क्यूरी रिटर्न करता है इंटीजर अफेक्टेड रोज। ठीक है, कि एक्सिक्यूट नॉन क्यूरी आपको रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज जो इफेक्ट हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंसर्ट की कमांड चलाई है आपने, तो कितनी नंबर ऑफ रोज इंसर्ट होंगी, एक, तो कितनी रोज इफेक्ट हुई, एक रो इफेक्ट हुई। तो ये रिटर्न क्या करवाएगा आपको, 0 रिटर्न कराएगा। अगर कोई रो इफेक्ट नहीं हुई तो ये क्या रिटर्न करता है, -1 रिटर्न करता है। ठीक है जी, तो अब इसके थ्रू मैं चेक लगा लेता हूँ, इफ अफेक्टेड रोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो इंसर्टेड। ठीक है, एल्स में क्या कह देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और लिख देते हैं यहाँ पे नॉट इंसर्टेड। ठीक है, इंसर्टेड और नॉट इंसर्टेड, ये मैंने ये इफ के थ्रू यहाँ पे चेक लगा लिए। राइट हो गया, स्टेप वही 4 ही है, उसके अलावा मैंने कोई स्टेप यहाँ पे लिखा, ये 4 का ही है मकसद के इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इस क्यूरी को एक्सिक्यूट करते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है जी, आपके पास फॉर्म खुला है, इमरान एडमिन। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू इंसर्ट करते हैं, लाइक मैं कहता हूँ जी अरसलान @gmail.com। ठीक है जी, जेंडर उसका मेल है, उसको C++ और C आती है, और कंट्री कहाँ पर रहता है, वो पाकिस्तान में रहता है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी इंसर्ट का बटन। अब मैं जो ही इंसर्ट का बटन दबाया, आपके पास मैसेज आया, अलर्ट हुआ क्या जी, इंसर्टेड। अब यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और वेरीफाई करते हैं इसको बंद करके क्लोज को, कि आपके पास वाकई वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आई है या नहीं आई। ठीक है जी, टेबल की डाटा शो करने के लिए शो डाटा टेबल करेंगे। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया इसका मतलब क्या है कि जो बिन में पड़ा हुआ है डेटाबेस वो आपके उसके पास रिकॉर्ड आया होगा। दोबारा से इंसर्शन करके देख लेते हैं इसके पास। ठीक है जी, क्या मैंने दिया थी जी, वैल्यू एक मैंने सुना दिया था। ठीक है जी, C++C, यहाँ पाकिस्तान, और इंसर्ट किया था, इंसर्ट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपने इसकी जो प्रॉपर्टी थी, मैंने जब प्रॉपर्टी जब किया था और यहाँ पे लिखा था कॉपी ऑफ न्यूर, तो उसका मतलब क्या था कि इसकी जो एक डुप्लीकेट कॉपी है बिन डायरेक्टरी में जाकर सेव होती है। अब आपको बिन डायरेक्टरी दिखाते हैं, बिन डायरेक्टरी कहाँ पड़ी हुई है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ जो ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे दिस इज़ योर बिन। ठीक है, इसके बाद डिबग फोल्डर है। अब ये इस डिबग फोल्डर के अंदर आपकी डिप्लॉयमेंट फाइल पड़ी होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक्जी को ओपन करता हूँ ना, तो आपके पास ये खुल गया, देखें इमरान एडमिन सबमिट किया तो ये फॉर्म खुल गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कोड नहीं है, डायरेक्ट मैंने एक्जी से चलाया। अब ये जो डाटाबेस पड़ा ना, ये एम्प्लॉय DB, इसके अंदर एक्चुअल डाटा पड़ा होगा। ठीक है, इसको शो करवाने के लिए कैसे उस फाइल के अंदर शो करता है वो देखते हैं। कि मैं इसको करता हूँ, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे इसका आइकन होता है शो ऑल फाइल्स। शो ऑल फाइल की इसने बिन में गया, डिबग में गया, ये आपका पड़ा हुआ है जी टेबल। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसने एक यहाँ पे डेटाबेस खोल लिया। उसको करता हूँ मैं शो टेबल डाटा। ये देखें जो मैंने इंसर्शन कराई थी, इमरान और फॉर इस्लान का उसका ईमेल था,
C++C और पाकिस्तान था। तो इस तरह आपने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म को आपने वैल्यू को फेच किया और डेटाबेस में इंसर्ट कराया। तो मेरे ख्याल में आज की जो ये वीडियो थी इंसर्शन की वो आपने सही सीख ली होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम कि डेटाबेस से वैल्यू कैसे फेच की जाती है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।